स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है उस नाटक के बारे में जानेंगे, उसका सारांश और आलोचकों ने इस नाटक के बारे में क्या कहा है, कितने पात्र हैं और कितने अंक हैं। साथ ही इस नाटक के महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वो अंत में आपको इस क्लास का दिखाई पड़ेगा। तो अंत तक बने रहिए और देखिए कि ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। इस नाटक का प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें कुल 4 अंक हैं। इस नाटक के जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं वो चाणक्य, चंद्रगुप्त, नंद, शकटार, आम्भीक, पर्वतेश्वर, सिकंदर, सेल्यूकस, दांड्यायन। और जो स्त्री पात्र हैं इस नाटक के, और प्रमुख पात्रों के नाम आप ध्यान रखिए बस, अलका, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। ये सारी जो स्त्री पात्र हैं और ऊपर पुरुष पात्रों के नाम आपको ध्यान रखना है कि ये चंद्रगुप्त नाटक में है, 1931 में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 4 अंक हैं। आगे हम देखते हैं कि आलोचकों ने इस नाटक के बारे में क्या कहा है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, नाटक के क्षेत्र में वही स्थान प्रसाद जी का है। ये बात डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। आगे रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि अभिनय की दृष्टि से इन्हें पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता, इनका स्वरूप सब मिलाकर साहित्यिक हो गया है। यानी एक साहित्यिक नाटक होता है जो कि पढ़ा जा सकता है, जिसे पढ़ के उसका पूरा दृश्य मस्तिष्क में बनाया जा सकता है, और एक नाटक जो अभिनय की दृष्टि से जो रंगमंच पर होता है वो उसमें अभिनेयता होनी चाहिए, अभिनय करने योग्य ऐसे दृश्य बनाए गए हों। आप देखेंगे अगर आपने इस नाटक को पढ़ा होगा तो इसमें पर्वतों का, नदी के तट पर जो युद्ध का दृश्य है, जो वार्तालाप है, तो ऐसा किसी रंगमंच पे बनाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र तिवारी जी ने कहा कि अभिनय की दृष्टि से इन्हें पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता, इनका स्वरूप सब मिलाकर साहित्यिक हो गया है। देखिए, प्रसाद जी के नाटकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है। भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्व कौन कौन से हैं जिनकी अभिव्यक्ति हुई है, डॉक्टर नगेंद्र उस बारे में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय की थीम उठाई गई है। यानी विदेशियों से संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय की थीम इस पूरे नाटक में है। प्रसाद के मन में भारत की पराधीनता को लेकर गहरी व्यथा थी और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से अपने इच्छित विश्वास को वाणी दी है। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त की कथा वस्तु स्कंदगुप्त से भी उदात्त है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। तो विदेशी जो संस्कृति थी, विदेशी जो आक्रमणकर्ता थे, उन सभी से संघर्ष की गाथा इस पूरे नाटक में दिखाई देगी। आगे हम और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी जानेंगे। आप हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स का प्रिंट ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आगे देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग बराबर झलकता रहता है। ये प्रसाद जी के दोनों नाटकों के बारे में आचार्य शुक्ल जी के विचार हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि इस नाटक में युद्ध के 2 मोर्चे हैं। चंद्रगुप्त नाटक में युद्ध के 2 मोर्चे हैं, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा और विदेशी संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति का मोर्चा। इन मोर्चों पर विजय भारतवर्ष की ही होती है। वही बात जो नगेंद्र जी ने कहा कि विदेशी शक्ति से संघर्ष, और बच्चन सिंह ने इसे 2 मोर्चे पर देखा कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा और विदेशी संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति का मोर्चा। ये चंद्रगुप्त नाटक में दिखाई पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखने के बाद जब आप
इस नाटक को पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह से सिकंदर का आक्रमण होता है उस समय, और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कितनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए, वो सब इस पूरे नाटक में दिखाई देगा। इस नाटक का कथानक में दोष की बात करते हुए, इस नाटक में कि कथानक का दोष है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि पर चंद्रगुप्त में एक दूसरा बड़ा भारी दोष आ गया है। उसके भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने के कुछ पहले से लेकर सिल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर कसी गई हैं, जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। समस्या ये थी कि नाटक जो हैं एक ऐसे होते हैं योजना के साथ, की कसावट के साथ, कि मंच पर अभिनय किया जाए और पूरी स्पष्टता के साथ वो अभिव्यक्त हो सके। लेकिन 25 वर्षों का दीर्घकाल किसी एक नाटक में एक मंच पर दिखाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। उसमें समस्या ये आती है, आप सभी अगर देखते होंगे कि फिल्मों में तो ये आसान है कि अचानक एक पात्र को बूढ़ा दिखा देना है, जैसे ही 20 साल बाद या 25 साल बाद या 15 साल बाद इस तरह के अंतराल को दिखाना है तो उसका लुक पूरा बदल दिया जाता है, वेशभूषा बदल दी जाती है, हाव भाव। लेकिन नाटकों में ये थोड़ा सा परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसी नौजवान पात्र को तेजी से वृद्ध के रूप में दिखाना दृश्य परिवर्तन के साथ थोड़ा सा कठिन होता है। तो शुक्ल जी ने इसी बात को ध्यान में रखिए कि सिकंदर के समय से सिल्यूकस के पराजय के समय तक के 25 वर्ष के दीर्घकाल को इस नाटक की कथा वस्तु बना दिया गया है, जो कि कथानक का दोष बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चन सिंह लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के विषय में उन्होंने लिखा कि अपने कथानक के विस्तार भार से बोझिल चंद्रगुप्त सुसंबद्ध नहीं हो पाया है। वही बात जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि ये जो है 25 वर्ष का दीर्घकाल तक की घटनाएं लेकर कसी गई हैं, वही बात बच्चन सिंह भी कह रहे हैं कि कथानक का विस्तार भार बोझिल कर दिया है पूरे नाटक को। प्रसाद के नाटकों में कुछ लोगों के विचार से यह सर्वोत्तम नाटक है, लेकिन आवयविक अन्विति ऑर्गेनिक यूनिटी की दृष्टि से यह अत्यंत बिखर गया है, यानी उसे समेटा जाना थोड़ा कठिन हो गया है इतने लंबे कथानक की वजह से। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह ने कहा है। हमारा उद्देश्य इन कथनों को दिखाने का केवल इतना है कि जब आपके पाठ्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट की परीक्षा में अगर ये इस नाटक के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी विशेषताएं और कौन कौन से दोष इन नाटकों के बारे में आलोचकों ने कहे हैं। फिर आप कभी जब अवसर मिले और इन नाटकों को पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में ये बातें कौंधेंगी और आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि क्या इस नाटक में कहा गया है। आगे देखते हैं इस नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में। ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये, चंद्रगुप्त नाटक से है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया, ये चंद्रगुप्त कहता है। ये पंक्ति यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कई परीक्षाओं में पूछी गई, तो इसे ध्यान रखिएगा कि पिता गए, माता गए, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण भी गया, ये जो है चंद्रगुप्त कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगता है, हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आपकी सहमति हमें दिखाई पड़ती है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम उपयोगी सामग्रियों का अध्ययन बराबर करते रहते हैं और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाने पर आपको समय पर सारी जानकारियाँ क्लासेस की मिलती रहेंगी। आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, सुवासिनी जो गीत गाती है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, ये पंक्ति सुवासिनी गाई है, इसे ध्यान रखिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये अलका गाती है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण गीत हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आप उन्हें अगर आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो हमसे छूट गया है, या जो कुछ भी सुझाव हो आप ज़रूर बताएं, आपके लिए हम प्रयासरत हैं। और बेहतर से बेहतर सामग्री बहुत कम समय में हम आपके लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हमारे इस प्रयास को अपनी सहमति दें, नए लोग जुड़ें, और पुराने लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब
तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।